सिलेक्शन करना है तो अच्छी नीतियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है, उस पर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। यानी कि भैया एक ही दो कंपनी में दाव लगा दिया, अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया और वो नहीं भाग रही है, गिर रही है, या फिर जो के लिए वर्क होता जा रहा है। जहाँ एनएचपीसी बड़ा जल विद्युत के ऊपर एक बड़ा नाम है, जैसे दिबांग हो गया, सुबनसिरी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की तरफ, बड़ी बड़ी परियोजना है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो 25% जो अतिरिक्त शुल्क लगाया भारत के अंदर, वो विश्व में सबसे ज्यादा भारत के अंदर लग पड़ा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम समझेंगे कि जो बाजार के माहौल डगमगा रहे हैं, ये आपको पता ही है, ट्रम्प की नीतियां वाली ही स्थितियां पैदा हो रही हैं। क्या ट्रम्प ने फिर से कुछ बोल दिया चीन और भारत के लिए, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा, बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को एक मंजूरी मिल गई है। इससे एसजेवीएन और एनएचपीसी की जो पहले वहाँ पर परियोजना चल रही है, वो भी एक अच्छे फायदे की ओर चल सकती है, तो उस पर भी अपनी नज़र डालेंगे। तीसरा, बात करेंगे, लाजमी बात करना जरूरी है, वोडाफोन आइडिया के अंदर लगातार वीडियो बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि 26 सितंबर को एक एजीआर पर सुनवाई होने वाली है। अगर वो सुनवाई का पक्ष वोडाफोन आइडिया की तरफ आता है तो कहीं ना कुछ इससे बाहर आ सकती हैं। दूसरा, आपको समझना है, सरकार भी चाहता है कि भैया एक कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ रिलीफ हो, और इसलिए उन्होंने इस पे आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो जो याचिका लगी है उसके ऊपर केंद्र सरकार इस पे कोई विरोध नहीं कर रहा है। देखने का विषय ये है कि 26 सितंबर को इस पर सुनवाई है, और कल है 25 सितंबर। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, टेलीकॉम कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्य विशेष आप ये समझ कर चलें, सिर्फ स्पेशल वोडाफोन आइडिया के साथ बातचीत नहीं हो रही है, और जो टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, जियो हो गया, उनके जो सीईओ है, यानी कि वोडाफोन आइडिया के भी सीईओ हैं, फिर उनसे बातचीत होगी। तो कुछ ना कुछ अलग रणनीति जो है बन सकती है, आप समझ कर चलना। दूसरा, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं भैया, हमें एक ही शेयर की तरफ, एक ही कंपनी की तरफ बिल्कुल भी अपने विचारों को एक मत की तरफ नहीं रखना है। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भैया अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग कंपनियों के, विशेष तौर पर कंपनी अगर हम आपको सिलेक्शन करना है तो अच्छी नीतियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है, उस पर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। यानी कि भैया एक ही दो कंपनी में दाव लगा दिया, अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया और वो नहीं भाग रही है, गिर रही है, या फिर वो बाद में डीलिस्ट हो रही है, तो क्या होगा? हमारा पैसा उजड़ जाएगा। बड़े बड़े विश्लेषक भी अगर आप समझे तो वो ये कहते हैं भैया अपने जो पोर्टफोलियो को अलग अलग कंपनियों के साथ आप रख सकते हैं, ताकि एक दो कंपनी अगर बंद भी होए, बर्बाद भी होए, तो बाकी जो आपकी स्थितियाँ आपको मजबूत करके जाएगी। इसलिए जुआ की तरीके से, सट्टे की तरीके से, लालच की तरीके से, करोड़पति बनने की तरीके से बाजार को अगर देखना हमने शुरू किया और करते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। रणनीतियों की चीज़ों को समझिए, अपना फ़ायदा हमेशा साथ रह के आपको चलना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, और डोनाल्ड ट्रम्प की नीति आपको पता ही है। एक तो अभी जो वीज़ा लगाया है उसके ऊपर $1 लाख की स्थितियाँ जो पैदा हो रही है, इससे कई नौकरियों के खतरे मंडरा रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो 25% जो अतिरिक्त शुल्क लगाया भारत के अंदर, वो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर लग पड़ा है। और वह क्यों लगाया है? क्योंकि रूस से हम कच्चा तेल ले रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं, एक सम्मेलन में ये बोल रहे हैं कि अगर हम और चीन, यानी कि भारत और चीन रूस से तेल ले रहा है तो वो उसको युद्ध के लिए वित्त पोषित कर रहा है, यानी कि उसको पैसा बनाकर दे रहा है ताकि जो युद्ध जो है और ज़्यादा चल सके। तो ये बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है, और इससे आपको आज बाजार की स्थितियाँ या अलग अलग नीतियों की स्थिति आपको देखने को मिली है। क्या न्यूज़ है इसे अगर आप समझ कर चलें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कल मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में रूसी युद्ध के प्राथमिक वित्त पोषक हैं।
ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50% हो गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। एक तो नेगेटिव हमारे लिए यही है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम चर्चा में अपने संबोधन में कहा, चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध को वित्त पोषित करने वाले मुख्य देश हैं। बड़ा गंभीर विषय है भैया, ये आप समझ कर चलना। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क को अनुचित बताया और भारत ने कहा है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह वह अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। तो भारत तो कह रहा भैया ये जो भी टैरिफ लग रहे हैं इसको ये देख लेगा और इसमें अपनी अच्छी विधि बनाएगा अपने अलग तरीकों से, है ना। तो इस पे उपाय भी करने के लिए भारत तैयार है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वित्त पोषित किया जा रहा है रूस को, तो ये निगेटिव असर आपको बाजार में देखने को मिला है। अच्छा, अब बात करेंगे जल विद्युत की। और जल विद्युत के अंदर मैं आपको बताऊँ नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ये चीज़ें आती हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी जो है जल विद्युत में वर्क करती हैं, जैसे कि एसजेवीएन, दूसरा एनएचपीसी। और अगर आप देखें तो एनएचपीसी की अधिकतर जो परियोजनाएं अभी चालू अवस्था में है, दूसरी परियोजना में निर्माणाधीन चीज़ें चल रही हैं और कुछ चीज़ों के लिए वर्क होता जा रहा है। जहाँ एनएचपीसी बड़ा जल विद्युत के ऊपर एक बड़ा नाम है, जैसे दिबांग हो गया, सुबनसिरी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की तरफ, बड़ी बड़ी परियोजना है। और दूसरी तरफ एसजेवीएन की भी परियोजना जो है 3000 मेगावाट की एक बड़ी परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ चल रही है। एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है, पर वो कंपनी का जो शेयर है लिस्ट नहीं है। पर इससे आपको देखना है कि जब जल विद्युत के अंदर इस तरह से मंजूरी मिलती जा रही है, तो ये अन्य कंपनी जो सूचीबद्ध है उनके लिए भी अच्छे अवसर लाकर दे सकती है। देखो सर क्या न्यूज है, विशेषज्ञ पैनल ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी है। मनी कंट्रोल द्वारा देखे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित जल विद्युत क्षमता मात्र 1256 मेगावाट की है सिर्फ। और जबकि राज्य की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता कितनी होनी चाहिए, 50,394 मेगावाट की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी घाटी में 2220 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। जो ओजू ये जल विद्युत कंपनी है, तो भैया ये सूचीबद्ध नहीं है, पर इसको एक मंजूरी मिली है। पैनल की 12 सितंबर की बैठक के विवरण के अनुसार ये सिफारिश की गई है। ये 3087 मेगावाट की एटालिन परियोजना और 2880 मेगावाट की दिबांग परियोजना के बाद पर्यावरण मंजूरी पाने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जो सभी अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। दरअसल सरकारी कंपनी देखो सर एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्मित एटालिन परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने इसी साल 30 जनवरी को मंजूरी दे दी थी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि दिबांग, सुबनसिरी और एसजेवीएन की जो परियोजना है उनको पहले मंजूरी मिली है, एक तीसरी कंपनी को भी एक इस तरीके से मंजूरी मिली है। तो यानी कि जल विद्युत की जो चीज़ें हैं बेहतर फ्यूचर हमें दिखा रही है। इस न्यूज़ का ये मकसद है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। चर्चा में 26 को इसका आने वाला है सुनवाई का दिन, और उससे पहले एक मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग है ज्योतिराव सिंधिया जी वाली। तो उसके अंदर क्या न्यूज़ निकल कर रहे उसे अगर हम समझे तो ये वोडाफोन आइडिया शेयर टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी बैठक। वोडाफोन आइडिया के अलावा अन्य टेलीकॉम कंपनियों के टॉप बॉस करेंगे मुलाकात। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 सितंबर 2025 को टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ से अहम बैठक करने वाले हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब भैया 26 सितंबर को आपको देखने को इसका सुनवाई का दिन मिलेगा, ये आप समझ कर चलना। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुद्रा के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। निवेश बढ़ाने पर चर्चा। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा टेलीकॉम सेक्टर में नए निवेश को आकर्षित करना होगा। सरकार की कोशिश है कि कंपनियां नेटवर्क विस्तार, 5G सेवा और नई तकनीकों पर ज़्यादा पूंजी लगाए। इससे न सिर्फ
सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि रोजगार और डिजिटल इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। तो यानी तीनों कंपनियों के साथ, उनके सीईओ के साथ मुलाकात अच्छी हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में टेलीकॉम सेक्टर मौजूदा चुनौतियों पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें वित्तीय दबाव, स्पेक्ट्रम कॉस्ट, एजीआर बकाया, तो ये तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दे शामिल है। खासकर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की स्थिति पर भी सरकार की नज़र है, क्योंकि कंपनी को निवेश और ग्राहक आधार बनाए रखने में दिक्कत आ रही है। तो भैया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तैयारियां 8 से 11 अक्टूबर तक होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस की तैयारी भी बैठक का अहम हिस्सा होगी। ये एशिया के सबसे बड़े डिजिटल और टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक है। उम्मीद है कि इस बार भी इसमें 5G, 6G, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी जाएंगी। तो ये अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMS का उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसे में इस आयोजन को लेकर तैयारी और कंपनियों की भागीदारी पर विशेष जोर रहेगा। तो कल एक मीटिंग होने वाली है जिस पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सरकार और कंपनी टेलीकॉम सेक्टर भारत की डिजिटल ग्रोथ का अहम हिस्सा है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स और मंत्रालय मिलकर काम करें। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये कि प्राइवेट प्लेयर और सरकार मिलकर काम करें, ताकि देश भर में नेटवर्क कवरेज मजबूत हो और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके। इस बैठक से निवेश और नीतिगत दिशा पर नए संकेत मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ कल की न्यूज़ से भी और 26 की न्यूज़ पर भी फोकस में रहने वाली। मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ तो भैया यही कह रही है, और अन्य कंपनियों के द्वारा जो बातचीत होंगी तो वहाँ पर अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे जहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो कल की मीटिंग पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। अगर हम वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप देखें तो भैया 93,068 करोड़ का है, 8 रुपये 60 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है, 11 रुपये कंपनी ने हाई लगा रखा है और 6 रुपये कंपनी का लो है। और अगर हम रिजर्व की बात करें, कंपनी का माइनस में रिजर्व है 1,41,713 करोड़। उधार कंपनी में लगभग 2,33,229 करोड़ का है, जो काफ़ी ज़्यादा ही आप समझ कर चलना। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, 25.57% है। FIs ने भी अपनी होल्डिंग को कम कर ली है, 5.98% है। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को कम करी है, 4.14% है। गवर्नमेंट कंपनी सबसे बड़ी बनकर बैठी है, 49.02% और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को कम करी है, 15.28% है। तो ये वो नीतियां हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया चर्चा में रहने वाला है, ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आई एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। मेरा कोई भी उद्देश्य खरीदने बेचने की नीतियों के साथ, टारगेट के साथ नहीं आता, ना ही हम कोई इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।